पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक नया आईपीओ। दोस्तों, क्या यह भरने लायक है? अगर हाँ, तो क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सकती है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है? दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम लोग कवर करेंगे आईपीओ की ऑफर के बारे में, किस बेसिस पे ये ऑफर हो रही है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस और अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, ब्रीफ अगर आईपीओ की डिटेल हम ले तो ये जो ऑफर आई है ये है करीबन 71.4 लाख शेयर्स की। 175 रुपए का प्राइस है, 85 का लॉट है। तो सीधी बात है, बहुत ही छोटा सा आईपीओ है। छोटा आईपीओ, प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छा सेक्टर, तो ये सब्सक्राइब तो काफी ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन इससे ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ की कहानी क्लियर नहीं होती है। दोस्तों, ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हमें कंपनी के बारे में जानकारी लेनी होगी। तो दोस्तों, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नो कंपनी डिफेंस और स्पेस रिलेटेड टेक्नो प्रोडक्ट में डील करती है। दोस्तों, डिफेंस में 4 मेजर सेक्टर में इन लोगों का काम है: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन और हैवी इंजीनियरिंग रिलेटेड टू डिफेंस। दोस्तों, यह एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग जैसी वाइड रेंज में एंगेज है, डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सॉल्यूशन में खास। दोस्तों, डिफेंस इंडस्ट्री ओवरऑल एक ग्रोइंग सेक्टर, कोई डाउट ही नहीं है, ग्रोथ डिफेंस में है। करीबन 3.5 से 4% के ग्रोथ से दुनिया भर में ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग करीबन 2 ट्रिलियन यूएसडी जितना है। दोस्तों, इंडिया जिसका 2017 में स्पेंडिंग 46 यूएस डॉलर था, वो 2022 में 65 यूएसडी तक के स्पेंडिंग करता है। तो डिफेंस पे पैसा तो खर्च हो रहा है और होना है। अगर कंपनी की हम ऑफर को ध्यान से देखें तो जैसा मैंने बताया, बहुत ही छोटी सी ऑफर है। फ्रेश इशू करीबन 141 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 30 करोड़ की है। फ्रेश इशू यानी ये जो पैसे है ये कंपनी के पास जाएंगे 141 करोड़ के करीब के, और ऑफर फॉर सेल के पैसे पुराने सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएंगे। सेलिंग शेयर होल्डर प्रमोटर शरद शाह और मुंजल शाह। इंडिविजुअल सेलिंग शेयर होल्डर में अमी मुंजल शाह, शिल्प महाजन, अमित महाजन। अब ये सारे जो है ये प्रमोटर शेयर होल्डर का ही एक भाग है। दोस्तों, टोटल कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग देखें तो ये है पूरा शेयर होल्डिंग। ज्यादातर हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रमोटर शेयर होल्डर है, प्रमोटर फैमिली, प्रमोटर ग्रुप। इसमें अबाकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड वेंचर कैपिटलिस्ट, उनका निवेश करीबन दोस्तों 1% स्टेक उनका कंपनी में है। 1% यानी ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स अबाकस के पास दोस्तों है। ये 1% यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्टेक है, तो हो सकता है कि इनका पार्टिसिपेशन ना भी रहे करंट ऑफर फॉर करंट जो ऑफर फॉर सेल है उसमें। दोस्तों, एक ईगल्स आई व्यू अगर हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को मिला के देखें तो बैलेंस शीट कंफर्टेबल है। आप देख पा रहे हो 30 करोड़ के करीब का उनका पेड अप कैपिटल है। 170 करोड़ का दोस्तों करीबन टोटल इक्विटी है, यानी नेटवर्थ, जिसमें पेड अप कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दोनों का मेल होता है। इनके मुकाबले बोरोइंग 106 करोड़ की है टोटल बोरोइंग, तो कंफर्टेबल है दोस्तों, बैलेंस शीट प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉफिट और लॉस भी अगर हम देखें तो सेल्स 143 करोड़ का है। अब ये सेल्स देख के इतना तो क्लियर है कि 19 में 154, 20 में 147, 21 143,
3 साल से ग्रोथ नहीं है, ये फ्लैट सेल्स है। 143 करोड़ यानी ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ी है, पर 143 करोड़ में प्रॉफिटेबिलिटी 16 करोड़ की है करीबन, यानी 10% जितना कंपनी का मार्जिन है। इसमें से जो वैल्यू निकल के बाहर आती है वो ये है, सबसे पहली एनएवी। एनएवी यानी दोस्तों करीबन बुक वैल्यू, कि जो मैं कंपनी का शेयर अगर खरीदता हूं तो मुझे पर शेयर की बुक वैल्यू 55 रुपीज की मिलती है। दोस्तों 175 में पे कर रहा हूं, 55 का मुझे बुक वैल्यू मिल रहा है, मतलब बुक वैल्यू से 3 गुना कीमत पे मैं शेयर खरीद रहा हूं। बुक वैल्यू यानी अब तक की टोटल रिटेन्ड अर्निंग, टोटल एसेट्स। ईपीएस 5 रुपीज 60 पैसे का है, मतलब अगर मैं 175 रुपये पे कर रहा हूं तो 175 के सामने मुझे 5.5 रुपया तो अर्निंग मिल रहा है, और ये भी कंसिस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अर्निंग इनकी नहीं हो रही है, हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो मेरी इतनी अर्निंग तो हर साल की बनती है। सो इट इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इनके हिसाब से करीबन 30 के पीई पे हम लोग शेयर को खरीद रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 62% है, लेकिन ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो टोटल बोरोइंग पे है। तो अगर हम टोटल बोरोइंग कंसीडर करें तो भी अगर 62% होता है तो ये मानेंगे ये कुछ बहुत बड़ा नहीं है। हम इन्हें डेब्ट फ्री कंपनी भी नहीं कहेंगे, राइट, पर यस डेब्ट है, पर एवरेज है। इन चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दोस्तों कंफर्टेबल है। दोस्तों बेसिस ऑफ द ऑफर, किस बेसिस पे 175 रुपीज प्राइस रखी गई है? तो पहली चीज यहां पे आई, एक तो पर हेड अर्निंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया 5 रुपीज 55 पैसा की है, तो 175 पे मेरे को 6 रुपया तो मिल ही रहा है। तो जब 6 रुपया मिलता है तो उसका भाव 30 गुना पी तो बनता है दोस्तों, राइट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो टोटल कंपनी की एसेट्स है उस पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो 9% बनती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है दोस्तों, लेकिन खराब भी नहीं है, राइट। इट्स गुड। 9% का अगर आ रहे हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ है तो बुरा नहीं है। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी जो कि 3 की है वो अच्छी नहीं है दोस्तों। आईसीआर, दैट इज डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, 3 मतलब बुरा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हमने पहले बात कर दिया, फुल डेब्ट देख के भी 62% है, तो दैट इज ऑल्सो एवरेज एंड दैट्स नॉट बैड। दोस्तों इन्हीं कंपनी को, जैसे पारस को हम दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें तो डिफेंस में और कौन सी कंपनियां आती है? डिफेंस में दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक जो कि सबसे बड़ा खिलाड़ी है, मैस्डॉक, भारत डायनेमिक, एस्ट्रा माइक्रो जैसी करीबन 10 एक लिस्टेड कंपनियां हैं। इसमें हमने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को नहीं लिया है, क्योंकि उसे हम निश मार्केट में हम गिनते हैं एरोस्पेस में, राइट। तो अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक ना गिने तो बीईएल सबसे बड़ा खिलाड़ी। तो अब बीईएल के सामने पारस दोस्तों बहुत छोटा खिलाड़ी है। तो मार्केट शेयर डिफेंस में जो अलग अलग कंपनी के पास जाता है, हम कहते हैं डिफेंस ग्रोइंग है, डिफेंस पे इतना स्पेंडिंग होता है, पर उसका पारस को फायदा कितना, तो खाली 150 करोड़ ले जा पा रहा है, जबकि उसके सामने बीईएल एक तगड़ा खिलाड़ी। तो ये डेटा देख के सीधी बात क्लियर होती है, पारस इज एन अल्ट्रा स्मॉल प्लेयर। बाकी के पैरामीटर भी अगर हम देखें तो जैसे डेप्ट पेइंग कैपेसिटी सबसे पहले आईसीआर, तो बीईएल की काफी हाई है। बीईएल ऑलमोस्ट दोस्तों डेप्ट फ्री कंपनी है। तो बीईएल हो गई, आपकी मस्डॉक हो गई, बीडीएल हो गई, इन सब की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी काफी अच्छी है। उनके सामने हम अगर पारस देखें तो जैसा हमने देखा पारस, एस्ट्रा माइक्रो, जेनटेक्स, ये सब कंपनियों की डेप्ट पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। और रिलायंस नेवल का तो पूछो ही मत, अ वेल्थ डिस्ट्रॉयर। इवन अपोलो नॉट अ गुड डेप्ट पेइंग कैपेसिटी। अगर हम मार्जिन देखें, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, तो उस केस में दोस्तों बीईएल के मार्जिन सबसे अच्छे हैं। हम ये कह सकते हैं बीईएल और भारत डायनेमिक दोनों के इनफैक्ट मार्जिन अच्छे हैं। मस्डॉक एवरेज मार्जिन, पारस उससे कम, बुरे नहीं है। पर अगर हम रिलायंस नेवल जैसे में जाएंगे तो मेरे को तो ध्यान है, बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई रिलायंस नेवल का क्या करें।
अब क्या क्या करें, बरसों से कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, ना आपके एनएवी बढ़ती है, ना आपको डिविडेंड मिलता है, कोई अर्निंग ही नहीं है, क्या इसमें करने का। ऐसी दोस्तों जो भी कंपनियां होती है जिनकी कोई डेट पेइंग कैपेसिटी ना हो, जिनके मार्जिन बिल्कुल अच्छे ना हो, ऐसी सब कंपनियों से दूर रहो। ये सब बरसों तक आपको कमा के नहीं देंगे, पैसा बिगाड़ेंगे। इससे तो बेहतर है पैसा एफडी में रहे। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखे, अगेन बीईएल एंड मैस्डॉक आर बेस्ट इन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। पारस बीडीएल ऑलमोस्ट एक जितना है, राइट। तो यहाँ पे कंफर्टेबल है दोनों, बीडीएल एंड पारस बोथ आर कंफर्टेबल इन डेप्ट टू इक्विटी, पर बेस्ट कौन, बीईएल एंड मस्डॉक, राइट। अब रिलायंस लेवल का तो पूछो ही नहीं, 500 टाइम्स उनका इक्विटी से डेप्ट ज्यादा है, तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो इन सारे पैरामीटर में को ध्यान में लेते क्लियर है दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इज द बेस्ट अमंग ऑल कंपनीज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। अब देखो दोस्तों, देखो कितनी सरल बात है। अगर आप 10 साल पहले की भी हमारे रिकमेंडेशन देखो तो उस समय भी हमने कभी रिलायंस नेवल रिकमेंड नहीं किया। क्यों नहीं, यही सब कारण। अब देखो डिफरेंस, देखो 10 साल में भी आज भी हम बात कर रहे हैं तो आज भी बीएल अच्छा है। तो जो लोग आज इन्वेस्ट करेंगे वो अगर अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे 2030 में उनका पोर्टफोलियो अच्छा ही होगा। पर जो सिर्फ आशा पे निवेश करेंगे वो 10 साल बाद भी पोर्टफोलियो में कुछ उनका काम नहीं बनेगा दोस्तों। तो यस, ये सेक्टर में बीएल सबसे अच्छी कंपनी थी और है। दोस्तों मुझे याद आ रहा है यही कुछ जगह थी जहां पे सब लोग बाइंग कर रहे थे और सोच रहे थे मैं कैसा कमाऊंगा। देखो उसके बाद रैली भी जबरदस्त की, रैली के बाद फॉल भी आया, अभी कंपनी वापस रैली मोड में है। तो अच्छी कंपनियों की यही खूबी होती है दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा मिलता है। अब जो लोग सोचते हैं अरे ये कैसा फॉल आया था, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये फॉल आपके भाव में है। पर ये पूरे करेक्शन मोड में आप मुझे बताओ कि आपको डिविडेंड नहीं मिला। जिन्होंने यहां लिया होगा उनको एफडी जैसा डिविडेंड तो यही भी आ गया हर साल। तो वेल्थ क्रिएटिंग कंपनियों की खूबी होती है वो आपको कंसिस्टेंट इनकम देती है। दोस्तों 2 दशक में 100 गुना ये कंपनी का शेयर चला है, इतने बड़े बड़े लंबे समय के फॉल के बावजूद। अभी भी दोस्तों 200 रुपए का भाव है, आप कभी भी फॉल आता है 160 के करीब जरूर उसको बाय कर सकते हो। और हम 5-6 साल का अभी भी बीईएल में टारगेट 635 रखेंगे। क्यों, क्योंकि डिफेंस बढ़ता हुआ उद्योग है, साथ में आपके पारस जैसी कंपनियां भी बढ़ेगी, साथ में बीडीएल जैसी कंपनियां बढ़ेगी। पर आप आशा लेके बैठोगे वो आर नवल जैसी कंपनियां या एस्ट्रा माइक्रो, या तो फिर देखो वहां पे भी धंधा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डिफेंस का धंधा बढ़ रहा है, पर ये वॉलेटिलिटी जबरदस्त हाई होगी, बुरे समय में हो सकता है इनकम ना भी हो। तो क्यों फिर ऐसा रिस्क लेने का। बीईएल इज अ वेल्थ क्रिएटर फ्रॉम दिस सेक्टर। डिस्क्लोजर बता दूं, टिप्स एक रिस्की अफेयर होता है, मेरे कहने से आप लोगे तो फिर ये जब वॉलेटिलिटी आती है तब आपको ध्यान नहीं रहेगा। इससे तो क्या है, किसी के कहने से मत लो, आपको ठीक लगता है। हमारे जो पोर्टफोलियोज है उसमें जरूर बीईएल है, पर हमारे कहने से लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी शेयर लेने से पहले उसका थरो रिसर्च करे और प्लस माइनस पॉइंट भी देख ले, ताकि बुरे समय में भी आप रह पाओ। अब दोस्तों अगर बीईएल बढ़ेगा, अगर पारस बढ़ेगा, अगर बीडीएल बढ़ेगा, तो ये सारे बढ़ेंगे तब जब डिफेंस बढ़ेगा, डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ेगा। तो आइए दोस्तों डिफेंस इंडस्ट्री का आउटलुक हम लोग देखते हैं। दोस्तों हर एक इंडस्ट्री जुड़ी होती है जीडीपी से, और जीडीपी सबका मेन इंडेक्स होता है। दोस्तों इकोनॉमी अगर हम देखें तो ये है कोरोना पीरियड, ये प्री कोरोना, ये पोस्ट कोरोना। प्री कोरोना देखे तो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, ग्रीन कलर वाली लाइन, ये ऑलरेडी पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म कर रही थी, और एडवांस इकोनॉमी को तो काफी अच्छे गैप से आउट परफॉर्म कर रही थी। पोस्ट कोरोना भी ये गैप बरकरार रहेगी और आगे और ज्यादा बढ़ेगी। तो आने वाले समय में हम इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज जिसमें भारत जैसी कंट्री आती है वहां पे ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद करेंगे। अब अगर जीडीपी ग्रोथ ज्यादा आता है तो इंडस्ट्रीज ज्यादा एक्सपांड होती है, जिससे आपका पैसा ज्यादा बनता है। तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, भारत जैसी कंट्री में पैसा बनना चाहिए। दोस्तों डिफेंस स्पेंडिंग इन इंडिया
अगर हम ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग देखें इंडिया से पहले, दोस्तों 2020 में करीबन 150 लाख करोड़ यानी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का ग्लोबल स्पेंडिंग डिफेंस पे हुआ है, जो उसके अगले साल से करीबन 3% ज्यादा था। दोस्तों जो सबसे बड़े 5 स्पेंडर है वो वर्ल्ड के 62% स्पेंडिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें आता है यूएस, चाइना, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड रशिया। हम 5 कंट्रीज दुनिया के सबसे बड़े स्पेंडर है। दोस्तों जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में जो राइज हो रहे, जो हमने ऑन गोइंग फ्लेयर देखा यूएस और चाइना के बीच में, वो एक मेजर कारण था डिफेंस पे स्पेंडिंग बढ़ने का। दोस्तों डिफेंस बजट ग्रोथ और ये इंडिया का जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये भी आप देखो तो 2022 2021 करीबन 64 यूएस बिलियन डॉलर का हमारा बजट है दोस्तों, और जो कंटिन्यू दोस्तों आप देख रहे हो हर साल राइज होता जा रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंडिया के जो लैंड बॉर्डर है वो 7 अलग-अलग कंट्रीज के साथ है, और वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। दोस्तों टेरिटोरियल इश्यूज और हिस्ट्री अगर हम देखें कॉन्फ्लिक्ट की तो 6 बार हो चुके हैं, जिसने इंडिया के जो बॉर्डर्स है जिसमें पाकिस्तान और चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर्स को हाईली डेंजरस फ्लैश पॉइंट कहा गया है। पिछले कुछ समय में दोस्तों हम इंडिया और चाइना में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, सीज फायर वायोलेशंस, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग और इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल पे बार बार बातचीत। दोस्तों डिफेंस बजट कंपोनेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 45%, कैपिटल एक्सपेंडिचर 28%, डिफेंस पेंशन 24% और एमओडी 3%। दोस्तों टेररिज्म एक की ड्राइवर है इंडियन आर्म फोर्स के मोबिलाइजेशन में। दोस्तों चाहे कितनी ही बार पीस टॉक्स लीडर के द्वारा हुए हो, पर हमने देखा है कि इंडियन टेरिटरी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू अटैक्स करती रहती है। दोस्तों यही सब चीजें होती है जिनकी वजह से डिफेंस का स्पेंडिंग इंक्रीज होता है। दोस्तों डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, दोस्तों अगर हम इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन देखें तो इंडियन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को अतीत में ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी के कारण काफी डिले और कैंसलेशन का सामना करना पड़ा है दोस्तों, जिसके कारण कम और अप्रचलित इन्वेंट्री के लिए बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता के कारण वर्तमान स्थिति में थोड़ी अस्थिरता थी। उम्मीद है कि अगले दशक में आधुनिकीकरण यानी कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को उचित प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों उसी के लगते अलग अलग प्रोग्राम से फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, रॉकेट आर्टिलरी प्रोक्यूरमेंट, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मॉडर्नाइजेशन जरूर एक नई उम्मीद लेके आता है। दोस्तों 2012 से 2016 में 16 तक हम देख सकते हैं लार्जेस्ट इंपोर्टर भारत डिफेंस इक्विपमेंट में बना रहा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अगर हम बैलेंस देखें
तो अब तक दोस्तों इतना ऑप्टिमिस्टिक प्लान हमारा नहीं था, लेकिन अब 2018-19 के डेटा देखो तो एक्सपोर्ट दोस्तों $1 बिलियन का मार्क पार कर चुका है। दोस्तों कुछ साल पहले इंडिया के एक्सपोर्ट कस्टमर कुछ ही स्मॉल इकोनॉमीज हुआ करते थे, म्यांमार, श्रीलंका जैसे, लेकिन आज दोस्तों हम काफी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो दोस्तों कोई डाउट नहीं है, इंटरनल मेड इन इंडिया कंजप्शन और एक्सपोर्ट, ये दोनों ही चीजें डिफेंस को अच्छा ग्रोथ दोस्तों दे सकती है। अगर डिफेंस के साथ हम स्पेस इंडस्ट्री भी देखें दोस्तों, करीबन 29,717 सैटेलाइट्स 2021 और 2030 के बीच में लॉन्च होने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि करीबन 3,085 स्मॉल सैटेलाइट्स ऑलरेडी 2015 और 21 के बीच में लॉन्च हो चुके हैं। यस दोस्तों, स्पेस इंडस्ट्री में भी भारत आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ की गई थी। दोस्तों भारतीय स्पेस इंडस्ट्री को राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा संचालित और सक्षम किया गया है। इसरो के लिए कुछ प्रमुख माइलस्टोन्स हमने इन ग्राफ में दिए हुए। चंद्रयान और मंगलयान मिशन इसरो की तकनीकी क्षमताओं को उजागर करने वाला एक प्रमुख मिशन था। दोस्तों आने वाले समय में ये उम्मीद है कि हम स्पेस में भी काफी अच्छा काम करेंगे। दोस्तों स्पेस इंडस्ट्री, इसरो का पीछे का बजट एक्सपेंडिचर आपके सामने है, जो दोस्तों हर साल बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंडिचर इन द स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया एंड फोरकास्ट आप देख पा रहे हो दोस्तों, करीबन $1865 मिलियन, जो स्टेडीली बढ़ता जा रहा है। दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कंपनी की आज हम बात कर रहे हैं, वो यही दो इंडस्ट्री के साथ दोस्तों जुड़ी हुई है। दोस्तों ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी है जिसका एंगेजमेंट डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सॉल्यूशन के साथ है। दोस्तों ये एक लीडिंग आईडीडीएम कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है भारत की। 4 मेजर सेगमेंट में इनका बिजनेस है: डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन और हेवी इंजीनियरिंग। दोस्तों साथ ही में ये सोल इंडियन सप्लायर है क्रिटिकल इमेजिंग कंपोनेंट सच एज लार्ज साइज ऑप्टिक्स और डिफ्रेक्टिव ग्रेटिंग स्पेस एप्लीकेशंस भारत में। दोस्तों इनका गोल है एक लीडिंग ग्लोबल कंपनी बने ऑप्टिक्स फॉर डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर के लिए। हालांकि आप देख पा रहे हो इनका काफी हद तक का बिजनेस इनको बाकी की जो डिफेंस की जो बड़ी कंपनियां हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल 16% रेवेन्यू पिछले साल की बीईएल से इनको मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, बीडीएल, भारत डायनेमिक, हिंदुस्तान शिपयार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टीसीएस वगैरह वगैरह। दोस्तों इनकी प्रोडक्ट्स और ऑर्डर बुक जैसे आप देख पा रहे हो, डिफेंस और स्पेस में 203 करोड़ की है, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक में 71 करोड़ की, हेवी इंजीनियरिंग फॉर डिफेंस 32 करोड़, तो टोटल करीबन 300 करोड़ का ऑर्डर बुक है। अब 150 करोड़ का टर्नओवर, 300 करोड़ का ऑर्डर बुक, तो आने वाले 5-6 साल का सालाना 50-60 करोड़ का ऑर्डर हम इनका गिन सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे बताई हुई है: ऑप्टिकल डोम्स फॉर मिसाइल सिस्टम्स, इंफ्रारेड लेंसेज फॉर थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स एंड नाइट विजन कैमरास, जो आप जानते हो बीएल बनाती है, डिफ्रेक्टिव ग्रेटिंग्स फॉर स्पेस कैमरास इसरो में यूज होने के लिए,
लार्ज साइज ऑप्टिक्स फॉर स्पेस इमेजिंग सिस्टम्स वगैरह वगैरह काफी प्रोडक्ट्स दोस्तों पारस डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करता है। दोस्तों अब इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस कंपनी को 3 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। अब 3 स्टार रेटिंग क्यों? दोस्तों मार्केट शेयर में इनको 0 रेटिंग मिलेगा, 0 स्टार, क्योंकि 143 करोड़ मतलब ये कोई कोई बड़ा धंधा नहीं है दोस्तों। अब इनके मुकाबले जब आप बीएल जैसी कंपनी को देख रहे हो, ऑलरेडी कंपनियां हैं लिस्टेड डिफेंस में जो तगड़ा धंधा कर रही है। हाफ स्टार रेटिंग मिलेगा, एक अच्छे सेक्टर में है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं धंधे बढ़ते जाए। दोस्तों लिक्विडिटी में मार्जिन और डेप पेइंग कैपेसिटी आता है। तो लिक्विडिटी और डेप पेइंग कैपेसिटी में हाफ स्टार मार्जिन के लिए, आईसीआर के लिए हम इनको हर्सगिर स्टार नहीं देंगे। सोलवेंसी के लिए 0.25 स्टार, डेप टू इक्विटी राइट जो हमने देखा, और साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए आधा स्टार। तो सब मिला के हम इनको जो स्टार देंगे उसमें 1 स्टार ऐड करेंगे कंसिस्टेंसी का। तो टोटल आता है दोस्तों राउंड फिगर, हम 3 स्टार रेटिंग इन्हें दे पाएंगे। तो अप्लाई कर सकते हो दोस्तों आईपीओ गेन के लिए। छोटा आईपीओ है, पैसे तो जबरदस्त आएंगे राइट, तो अच्छा खुलने की उम्मीद कर सकते हो। पर ये वेल्थ के लिए नहीं है दोस्तों, वेल्थ के लिए पहले भी बीईएल था, आज भी बीईएल है। दोस्तों मैं उम्मीद रखता हूं कि जो भी हमने आज बातें की, ये सब बातें आपको काम लग सकती है वेल्थ के लिए और आईपीओ के लिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि रेगुलर अपडेट मिलते जाए। वेबसाइट को लॉगिन करके अलग अलग इंडस्ट्री की जानकारी ले सकते हो, और अगर आपने ऐप डाउनलोड किया है तो ये ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि उसमें अपडेट और अच्छे मिलते हैं। फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरीज, या आप अगर लर्निंग का हिस्सा बनना चाहते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट अवर टोल फ्री नंबर। तो जाते जाते मैं जरूर जानना चाहूंगा आपके हिसाब से डिफेंस में सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, आप कहां निवेश करना चाहोगे? सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। जय हिंद।